स्टूडेंट ग्रेविटेशन में आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ में एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, उसका डेरिवेशंस क्या है और उसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके भी पहले एनर्जी क्या होता है वो हम देखें। कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क है ना, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो स्टूडेंट, उसमें अलग अलग एनर्जी के टाइप्स पढ़े हो, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और द स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ क्या होती है, एनर्जी जो है एक जगह स्टोर्ड होती है और वो कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है किस कारण से? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और फिर स्टेट, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 9 में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी याद किए होंगे या फिर स्टडी किए हैं स्टूडेंट। जैसे कोई खिलौना होता है ना, उसमें क्या करते हैं, हम चाबी भरते हैं, की को मतलब ये करते हैं और बाद में चाबी भरते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको एनर्जी को स्टोर्ड करके रख रहे हैं और जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो वो टॉय जो है वो अपनी एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल जो है कि डैम का एग्जाम्पल, जहाँ पानी रुका हुआ होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर बहता अगर पानी है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और द स्टेट हम बोलेंगे, ठीक है। ये एनर्जी जो है रिलेटिव होती है और जैसे जैसे हम हाइटेड जाते हैं फ्रॉम द अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो क्या होती है, एनर्जी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के लिए, मास के लिए अगर m बोलते हैं, हाइट जो है फ्रॉम द ग्राउंड उसको h अगर बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh बराबर। मास, एक्सेलरेशन और हाइट, इन तीनों का वो प्रोडक्ट होता है। ग्राउंड पे वो रेस्ट पे होती है और जिसे हम इसीलिए वो ग्राउंड पे 0 रहेगी, ठीक है। अगर h जो है वो स्मॉल रहेगा एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उस समय g जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। और उस समय हम अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे mgh। लेकिन अगर h की वैल्यू, हाइट अगर बहुत ज़्यादा रहेगी, h की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उस समय क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, g जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और उस समय g की वैल्यू ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे g की वैल्यू जो है वो 0 आपको देखने को मिलेगी। तो इसी पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 रहेगी और जिसे हम नेगेटिव कहेंगे, और इस समय पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा -gm स्मॉल m अपॉन r प्लस h। यहाँ माइनस साइन इस्तेमाल की गई है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0 रहती है तो उसमें उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। वो कब? जब डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gm अपॉन r प्लस h है। तो जी आप जी जानते हो, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल R जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे, स्मॉल h जो है ये हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछे तो हमें वो आना चाहिए, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी एक नया कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है। हम देखते हैं कि हम कभी कोई ऑब्जेक्ट को या फिर पर्टिकुलर एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, उस समय उसकी वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम कोई ऊपर फेंकते हैं तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ उसे खींचेगा और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी 0 होती जाएगी। एक समय आएगा कि जब उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से 0 हो जाएगी, फिर वहाँ से वो फास्ट वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशंस ऑफ द अर्थ के कारण ये होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वेलोसिटी जो है 0 है, आफ्टर एक सर्टेन पोजीशन के बाद वो फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, उसमें शुरुआत की जो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड होती है आपकी हाइट। अगर शुरुआत में हमने ज़्यादा वेलोसिटी दी
तो ज़्यादा हाइट पे जाएगा। शुरुआत में हमने बस थोड़ी सी वेलोसिटी दी तो थोड़े से हाइट पे जाएगा, ठीक है ना। तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन के हिसाब से क्या है वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, बराबर है। तो उसमें हम v 0 लेते हैं और a जो है ये माइनस जी हम लेंगे। माइनस जी क्यों ले लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा कुछ समय के बाद, है ना। तो क्या हो जाएगा वो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, बराबर है। तो अगर हम फिर s निकालते हैं तो वो मिलेगा आपको माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी, बराबर है। तो यू की वैल्यू हायर द इनिशियल वेलोसिटी लार्जर द हाइट ऑफ द बॉल बोलेंगे हम लोग। इसी से रिगार्डिंग अ बॉल यहाँ दिया हुआ है, देखोगे कि द बॉल इज एबल टू ओवरकम डाउनवर्ड बाय द अर्थ एंड कैन द एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जो हम कोई ऑब्जेक्ट को अगर एक वेलोसिटी के साथ में ऊपर फेंकते हैं, ओके, और उसके बाद वो नीचे ही नहीं आती है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे फिर आपको समझेगा कि किस तरह से होगा, है ना। जैसे सैटेलाइट एग्जांपल से हम लोग नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर बात करें तो वो अर्थ के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में गोल गोल घूमते हैं, बराबर। तो वहाँ देखो वो नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसके पीछे वही कारण है, क्योंकि उसे जब लॉन्च किया जाता है वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, तो लॉन्च के समय जो वेलोसिटी इस्तेमाल की जाती है वो एस्केप वेलोसिटी है, ओके। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो जाता है और जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट फिर नीचे नहीं गिरती है, ऐसे वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, ओके। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्मूलेज भी दिए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ऑन द एस के लिए दिया हुआ है यहाँ। An object going vertically upward from the earth its initial velocity has to equal to the escape velocity, yes, है ना। important condition उसके लिए यही है, escape velocity जो है initial velocity जो है उसकी उतनी होनी चाहिए जितनी escape velocity है, या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, so that कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ही रोटेट करता रहे, नीचे ना आए। ये चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एज पर द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम जानते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ इन, है ना। तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी अर्थ टू रीचेज द इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। उसके लिए यहाँ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर बात करें तो उस समय देखेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगे क्या है, वो टोटल एनर्जी क्या होती है वो हम देखेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो हम जानते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है, m फॉर द मास, v फॉर द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -Gm_m/r है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, रेडियस है। तो ये जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी जो है इनकी हम समेशन करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 mv² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -Gm_m/r। तो यहाँ mv² जो है वो v² एस्केप लिया है, मतलब वो एस्केप वेलोसिटी है। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की अगर बात करते हैं फ्रॉम द अर्थ, तो उस समय क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम -Gm_m/r, वहाँ r जो है वो इनफाइनाइट रहेगा, और हम जानते हैं कोई भी चीज़ को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 मिलता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मिलेगी 0। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज द E2, यहाँ काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो एडिशन करेंगे वो 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने दो टोटल एनर्जी को निकाला था, जैसे E1 और E2। अब हम जानते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जिसका मास m है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, एज पर द
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं क्या होता है वो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, एंड टोटल यूनिवर्स, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स द कांस्टेंट, है ना, जिसके थ्रू हम E1 और E2 दोनों को इक्वल करेंगे। तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों को हम जब इक्वेट करते हैं तो हमें m दोनों तरफ है वो कट हो जाएगा और हमें v स्क्वायर दैट इज एस्केप वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर जो मिलेगा ट्वाइस GM अपॉन R मिलेगा, बराबर। तो उसकी वैल्यू अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो फिर मिलेगा हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GM अपॉन R ये मिलेगा, बराबर। अब यहाँ GM अपॉन R जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, GM अपॉन R की वैल्यू होती है स्मॉल g, तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस स्मॉल g इंटू R मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने g का फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था, है ना। g की वैल्यू को हमने फ्री फॉल के कंसेप्ट में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था, v इज इक्वल टू gt ये था। तो ये जो वैल्यू हम निकालते हैं तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस g r इतना मिलेगा। उसमें स्मॉल g की वैल्यू पुटअप करेंगे 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ हम पुट करेंगे 6.4 × 10⁻⁶, तो आपको मिलेगा आंसर 11.2 km/h। मतलब अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जो है हमें भेजना है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें भेजना है मून के ऊपर या फिर प्लैनेट के ऊपर, तो उसकी जो शुरुआत की जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी से। ज़्यादा मतलब कितनी, 11.2 km/h, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल्स दिया है स्टूडेंट्स कि जिसमें मास दिया है मून का 7.34 × 1022 kg और आपको रेडियस भी दिया है और पूछा है एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी। तो m दिया है, r दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, तो जस्ट हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला करेंगे दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस GM अपॉन R, उसमें रिस्पेक्टिव उनके तीनों वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपको 2.37 km/s मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.37 km इतनी वो रहेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशंस ये चैप्टर्स में मैक्सिमम हम लोगों ने सभी टॉपिक्स कवर किए। आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से समझा होगा और यहाँ ओवरऑल ग्रेविटेशन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।